कि जो आपके हीरो होने चाहिए थे उनका पता नहीं है, और जिन लुटेरों ने इस धरती को लूटा, बलात्कार किए, आज उनके नाम से इस शहर का नाम है। एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में जरा सोचिए, क्या कभी ऐसी विचारधारा, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर कभी हम अपने घर में किसी का नाम रखते हैं? यूं तो हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में किसी ने अपने घर में शकुनी नाम रखा है किसी का? रावण रखा है नाम अपना किसी का? लेकिन यह देश अजीब निराला देश है। इस देश को जिन्होंने लूटा, इसकी संस्कृति को तहस नहस किया, वो तमाम लुटेरों की तारीफ करना इस देश में सेकुलरिज्म कहलाता है। और इस देश की जमीन से जुड़ी हुई बातों को उठाना, अपने खोए हुए गौरव को दोबारा से स्थापित करना, सोए हुए पुरुषार्थ को जगाना, इस देश में कम्युनलिज्म है। मैं खुश हूं इस बात से कि मराठे जी की यह कोशिश दुनिया भर में गई है। मेरे कुछ मित्रों ने जो विदेश में हैं, जब उनको पता चला कि भारत में इस किस्म का एक कैलेंडर जारी हो रहा है और तमाम ये 4-5 बुजुर्ग मिलकर जिंदगी की पेंशन इस कैलेंडर को छपवाने में लगा देते हैं। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय मराठे जी की उस कैलेंडर पे यकीन किया कि यह एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क में बैठे हों, कैलिफोर्निया में बैठे हों, लेकिन आज भी उनका दिल भारत में ऐसे किसी भी काम करने वाले के साथ पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। इसलिए इस मंच से न्यूयॉर्क में रहने वाले गोपाल शर्मा जी, न्यूयॉर्क में रहने वाले योगदत्त जी, योगदत्त विलास साहब, कैलिफोर्निया में रहने वाले अश्वनी शर्मा जी और कैलिफोर्निया में ही रहने वाले संदीप गुंटूर जी को मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वहां से बैठ करके इस कैलेंडर का रूप बदले, इस कैलेंडर की क्वालिटी बदले, इस कैलेंडर में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, इतनी दूर बैठ करके अभय मराठे जी और उनके मंच की मदद की। लेकिन अब मैं अपनी असली बात पे आता हूं। ये भारत, ये आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कौन चैलेंज कर रहा है और क्यों चैलेंज कर रहा है? पूरे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग भारत के तिरंगे की आड़ में संविधान की कॉपी लेकर के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मुझे उनके सवालों से कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जिन्हें 1400 साल पे जो बार बार ये कहते थे सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं, उन्हें किससे डर लग रहा है? हम हजारों साल पहले भी कहते थे कि हम ईश्वर से डरते हैं और आज भी डरते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आपका एजेंडा क्या था और इस एजेंडे को बल इस समाज की चुप्पी ने दिया। इसलिए सरकारों और राजनीतिक लोगों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता, उनका रेफरेंस में इस्तेमाल तो करता हूं मैं, लेकिन इतने बड़े समाज में सत्ता चलाने वाले कुछ राजनीतिक दल की गिनती बहुत छोटी होती है। समाज उनसे कई हजार गुना बड़ा होता है।
समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन हम एक लंबे समय के गुलामी के कालखंड से निकलने की वजह से हमको लगता है सब कुछ सत्ता को करना है, सरकार को करना है। हम यह भी भूल जाते हैं कि हमने सरकार चुनते क्यों हैं। हम सरकार से चाहते क्या हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, यह भी शायद हमें पता नहीं है। इसीलिए आप सरकारें चुनते थे और जिन बुनियाद पर चुनते थे वही काम वो करते थे। 70 सालों में सरकारें चुनी आपने सरकार चुन करके किसी को इनकम टैक्स में रिबेट चाहिए, किसी को बिजली का बिल फ्री चाहिए, किसी को पानी फ्री चाहिए। ये तमाम सरकारें थीं। 5% लोग वोट देंगे, कुछ 16% लोग वोट देंगे, इधर से मिलाओ उधर से मिलू करके एक सरकार बनेगी। फिर सरकार में मंत्रालय इस बात पे बटेंगे कि मलाईदार मंत्रालय कौन सा है। हम खुल्लम खुल्ला इन चीजों की चर्चा मीडिया में करते हैं। फला पार्टी ने गठबंधन में मलाईदार मंत्रालय रेलवे मांगा है। अब रेलवे में मलाई तो नहीं बिक रही, लेकिन रेलवे के अंदर घपले करने का ज्यादा स्कोप है। तो मंत्रालय भी इस बुनियाद पर बढ़ते थे, किसको फाइनेंस मिलेगा। यानी यहां काबिलियत का, उसकी एक्सपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है। 15 पार्टियों की सरकार बनेगी तो यह तय होगा फाइनेंस किसे दो तो वो संतुष्ट हो जाए, जो असंतुष्ट है उसको कुछ और पकड़ा दो, जो नहीं कुछ बोल सकता उसे आप टूरिज्म पकड़ा दो। जिस देश में सरकारें इस बुनियाद पे बनेंगी वो राष्ट्र को बचाने के लिए कभी काम नहीं करेंगे। आपने उनकी जड़ में जो बातें कही हैं वो वही पूरा करते हैं। इसलिए उनके डीएनए के अंदर और एक बहुत बड़ा वर्ग इसमें तैयार हो गया जिन्हें लगता था इसी बुनियाद पे देश चलेगा। जब बीच बीच में हमारी निजी जरूरतें पूरी हो जाती थी तो हम कहते थे कि देखो यार सरकार आई है, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रही, न 370 हटाती, बार बार वादा करते हैं। हमने क्या कभी 370 हटाने के लिए सरकार चुनी थी 70 सालों में? ईमानदारी से कहिए हमने नहीं चुनी थी। देश तो वैसे भी चल रहा था, टुकड़ों में चल रहा था, कुछ घिसट घिसट के चल रहा था। ऐसे भी यह देश चल रहा था कि हम 130 करोड़ की आबादी के देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक दिन और एक मिनट के लिए भी इस बात पे लज्जा और शर्म नहीं आई कि सनातन संस्कृति के मानने वाले, हजारों साल दुनिया को अपना ज्ञान देने वाले लोग हमारे देश का विदेश मंत्री यूएनओ में जब उसकी बारी आती है कि वो अपने देश का रुख रखे, अपना पॉइंट ऑफ बताए, कैसे कैसे बौनों को आपने चुना। एक भारत का विदेश मंत्री यूएनओ पे माइक पे जाकर के आधा भाषण टर्की का पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ये तो टर्की का है। हम ऐसे बौनों के हाथ में हमने देश दिया है और हम राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं। जिन बौनों को आपने बैठाया, इसीलिए पूरी दुनिया ने आपको कमजोर और बौना समझ लिया। उनको लगने लगा ये देश ऐसे ही है, और ऐसे ही है तभी ऐसे ऐसे लोग इसमें चुन के आते हैं कि एक प्रधानमंत्री हर मीटिंग में सो जाते थे। इस देश में एक ऐसा रक्षा मंत्री हुआ कि रक्षा मंत्री को एक प्रेजेंटेशन देना था। तीनों सेनाओं के बेहतरीन लोग मौजूद थे क्योंकि रक्षा मंत्री थे। उसमें से एक बेचारे छोटे से अफसर ने रक्षा मंत्री को एड्रेस करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं। रक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से खड़े हो गए
आपसे किसने कहा है बिजली विभाग में अपना दखल देने के लिए? वो बेचारा मेरा ख्याल है पता नहीं खड़ा रह पाया होगा कि नहीं रह पाया होगा। उसकी मानसिक दशा क्या हुई होगी उस बेचारे अफसर की। वो ये नहीं समझ पा रहा था इन्हें कहां से समझाना शुरू करूं मैं।